बाजार तो 50 पॉइंट ऊपर इंडिकेटिव टिक दिखा रहा है। इनफैक्ट मुहूर्त सेशन में भी बाजार पॉजिटिव ही बंद हुआ था, हालांकि वॉल्यूम भी बहुत लो था अंडरस्टैंडेबली, लेकिन 50 पॉइंट एसजीएक्स निफ्टी क्लियरली दिखा रहा है। इनफैक्ट मुहूर्त से बात करें तो बहुत बड़े बड़े मार्केट गेस्ट्स आए थे हमारे मुहूर्त फ्यूजन जो मुहूर्त प्रोग्रामिंग हमने की थी ईटी नाउ स्वदेश पे। जानते हैं कि किस तरह के स्टॉक्स और सेक्टर्स पे ये बाजार के महारथी बेट कर रहे हैं इस संवत और नेक्स्ट संवत के बीच में। आइए जानते हैं। This time around, hopefully the recovery will be led by capital goods as well as real estate cycle as well. So there is a lot of scope. So we are also very bullish on the financial sector, and within financials we are bullish on home finance category as well as the CV cycle. So I think financials is definitely one place where there is a lot of scope for expansion. Second place is in manufacturing capital goods, जहाँ पे the profit pool has shrunk over the last 10 years. जो profits ये company 10 साल पहले peak of the cycle में करती थी, उसका almost 1/3 या 1/4 हो चुका है. So यहाँ से जैसे manufacturing cycle pickup होगी, capacity utilizations बढ़ेंगी और ऑपरेटिंग लेवरेज आएगा तो काफी हद तक इनके प्रॉफिट्स मुनाफा में तेजी आ सकती है ओवर द नेक्स्ट 2-3 year period. Extremely positive about is this whole packaged food segment. Over the last year and a half, these kind of businesses have suffered because there's been less outings and all of that. What we are witnessing already, and will kind of this momentum will gain further, is revenge outings. And therefore, some of the smaller packaged food companies like, say, Pratap Snacks, DFM Foods, Mrs. Bector, these are very, very interesting kind of businesses which are small today, but have the potential to basically kind of, in a way, rebound quite quickly over the next few quarters and do exceptionally well. They're relatively beaten down versus where the prices were earlier. So clearly, I think there you have, one is essentially on the capex side and the other is on the consumer side. हमें आईटी सर्विसेज कंटिन्यू हमें अच्छा लगता है। थोड़े शेयर के भाव काफी जोर से बढ़ गए हैं, तो हो सकता है कि एक कंसोलिडेशन फेज हो, बट आईटी सर्विसेज कंटिन्यूज टू बी गुड। डिजिटल इज बहुत ही स्ट्रॉन्ग थीम है। अनफॉर्चुनेटली जो अभी आईपीओ आ रहे हैं सब बहुत महंगे आ रहे हैं, तो थीम बहुत अच्छी है, शेयरों के भाव ठीक नहीं है। बट इस टाइम पे एक जो थीम सीधे सामने आ रही है वो है एक लेंडिंग कंपनीज की। तो वेदर इट इज गुड बैंक्स और इवन गुड एनबीएफसी, आई थिंक इकोनॉमी में एक थोड़ा सा ग्रोथ की तरफ रुझान है। अगले 2-3 साल लग रहा है ग्रोथ 8-9% CAGR बेसिस पे जीडीपी ग्रोथ हो सकती है। एक कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरफ एंटरप्रेन्योर्स भी बढ़ रहे हैं आगे, क्योंकि डिमांड काफी अच्छी है। और उसको देखते हुए रिटेल और कॉर्पोरेट बोथ साइड से क्रेडिट ग्रोथ अच्छी खासी आ सकती है। मार्केट प्री ओपन देखिए 18 पॉइंट नीचे बता रहा है, लेकिन आई थिंक पहले 5-7 पॉइंट इनको सेटल होने का टाइम देना चाहिए, फिर डिस्कस करते हैं कि आगे किस तरफ की चाल बन सकती है बाजार में। विजय भी ज्वाइन कर रहे हैं हमें। विजय, गुड मॉर्निंग। विजय, ओवर द लॉन्ग वीकेंड एक जो बड़ी खबर निकल के आई है वो है मिस्टर बाइडेन का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल $1 ट्रिलियन का, उसमें प्रोग्रेस दिखाई दे रहा है। उससे आपको मेटल स्टॉक्स पे किस तरह का मूव आता दिखाई दे रहा है? क्या इम्पैक्ट हो सकता है? एक तरफ चाइना में इश्यूज आ रहे हैं, थोड़ा स्लो डाउन बना रहा है वहाँ पे चाइना, सेल्फ इन्फ्लिक्टेड स्लो डाउन और शटडाउन्स की बात आ रही है। उसी तरफ यूएस जो है वो एक बड़े स्टिमुलस की बात कर रहा है। इससे आपको क्या लगता है मेटल्स पे किस तरह का इम्पैक्ट बन सकता है? मुझे लगता है कि मेटल्स जो है वो एक एटलीस्ट इफ लॉन्ग टर्म नहीं तो इंटरमीडिएट बुल रन में है, और मुझे लगता है आने वाले 3-4 सालों तक जो बेस मेटल्स हैं उसमें अच्छी तेज़ी मिलेगी। और इवन प्रेशियस मेटल्स भी मुझे अच्छे लगते हैं, सिल्वर और गोल्ड। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल पास हुआ है, नो डाउट जो चाइना के प्रति दुनिया का रुझान है, जो व्यू बना है पोस्ट कोविड, और जो चाइना में जैसे आपने खुद बोला कि सेल्फ इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही हैं वहाँ के स्टील प्लांट्स पर, तो इंडियन स्टील कंपनीज जो हैं वो काफ़ी
अट्रैक्टिव बन जाती हैं फॉर इम्पोर्ट्स फ्रॉम यूएस। सो मुझे लगता है कि जो बड़ी कंपनियां हैं, टाटा स्टील है, जिंदल स्टील है, जेएसडब्ल्यू है, इस तरह की कंपनियां बहुत अच्छा करेंगी और ये ऑलरेडी एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं। जो भारतीय क्षेत्र जो सरकारी क्षेत्र की कंपनीज हैं, मुझे सेल बहुत अच्छा लगता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और जिस तरीके के रिजल्ट्स भी कंपनियां पोस्ट कर रही हैं, मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छी जगह प्लेस्ड हैं और आने वाले 2-3 सालों के लिए मुझे मेटल क्षेत्र अच्छा लगता है। और ये जिस तरीके का जो बिल पास हुआ, इतना बड़ा स्पेंडिंग होगा, और जब भी इंफ्रा में खर्चा किया जाता है तो स्टील की खपत और सीमेंट की खपत होती ही होती है, और यूएस स्टील भी इंपोर्ट करता है जो चाइना से किया जाता था काफ़ी। अब मुझे लगता है कि भारत का जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बढ़ेंगे स्टील के। तो अच्छी जो कंपनियां हैं, जो अग्रणी कंपनियां हैं स्टील में, जो अब ब्लैक में आ चुकी हैं, जो कभी रेड में हुआ करती थी और बहुत अच्छे रिजल्ट्स पोस्ट कर रही हैं, तो उनमें खरीदारी की जा सकती है विद मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। अच्छा, इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन, जो भारत की बहुत सारी लार्ज ऑटो एंसिलरी कंपनीज हैं जो एक्सल और फोर्जिंग प्रोवाइडर्स हैं कमर्शियल व्हीकल सेक्टर के लिए यूएस में। आफ्टर ऑल इतना बड़ा अगर कैपेक्स होगा तो कमर्शियल व्हीकल सेक्टर पे तो इम्पैक्ट आएगा ही। जैसे भारत फोर्ज, एमएम फोर्ज, आरके फोर्जिंग, उनकी कमेंट्री बहुत सॉलिड नज़र आ रही है। दूसरी तरफ लार्ज डायमीटर पाइप कंपनी जैसे वेल्सपन यूएस में काफ़ी काम करती है। मदरसन सुमी भी यूएस में फैक्ट्री लगा रही है। आपको लगता है कि इन पे भी कुछ इम्पैक्ट आएगा? इस पॉकेट पे क्या व्यू है? बिल्कुल, मुझे लगता है कि भारत फोर्ज बहुत अच्छे वेल प्लेस्ड है। चार्ट्स पे भी टेक्निकली बहुत अच्छा लग रहा है। भारत फोर्ज में तेजी देखी जा सकती है। इसके साथ एक और कंपनी मैं रिकमेंड करना चाहूँगा, वो है बालकृष्णा टायर्स। ये कंपनी अगर आप देखें, इसका करीब 60 से 70% जो है वो एक्सपोर्ट्स में है, और ये कैटरपिलर और जो बड़ी डियर जैसी कंपनीज हैं उनको टायर सप्लाई करती है। और इनका जो प्रोग्रेस है, जो इनका खास इलाका है जहाँ पर ये लोग, जो इनकी स्ट्रेंथ है, वो जो अर्थ मूवर्स हैं उनके टायर्स बनाते हैं। तो बीकेटी भी बहुत अच्छा लगता है मेरे को, और मुझे लगता है कि ऑटो एंसिलरी कंपनीज में मदरसन सुमी और जो भी आपने नाम लिए वो सारी अच्छी हैं। भारत फोर्ज बहुत अच्छा लगता है। इसके साथ साथ मुझे लगता है बालकृष्णा टायर्स भी बेनिफिट पहुंचेगा, क्योंकि इतने ज़बरदस्त जब काम होगा तो अर्थ मूवर्स की आवश्यकता पड़ेगी और वहाँ पे टायर्स भी लगेंगे। तो बालकृष्णा टायर्स मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलिए ठीक है, तो इन सारे स्टॉक्स पर भी आज नजर रहेगी। आप साथ ही एक और पॉकेट जिस पर एक्सक्लूसिव लेकर आए हैं प्रकाश लेकर आए हैं, तेल गैस कंपनियों से जुड़ी एक बड़ी खबर लेकर आए हैं। प्रकाश, बताएं। देखिए, एयर इंडिया के विनिवेश के बाद उसके ऊपर जो सरकारी तेल मार्केटिंग कंपनियां हैं, उनका जो बकाया है उसका भुगतान कैसे होगा, इसके लिए तीनों ही सरकारी कंपनियों ने वित्त मंत्रालय से संपर्क किया है और इस बात की मांग की है कि इसका एक मैकेनिज्म तैयार किया जाए कि कैसे बकाये का भुगतान जो है वो एयर इंडिया करेगा। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से एक सेपरेट एसपीवी बनाने पर विचार किया जा रहा है, ताकि जो तेल मार्केटिंग कंपनियों का जो बकाया है उसका भुगतान किया जा सके। वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के साथ करीब 2 से 3 दौर की बैठकें जो हैं वो हो चुकी है, जैसा कि हमें सूत्र बता रहे हैं, और इसको जल्द ही अंतिम रूप दिया जाएगा। सूत्र हमें भी बता रहे हैं कि एयर इंडिया के ऊपर तीनों ही कंपनियों का करीब 3500 से 4000 करोड़ रुपए का बकाया है इंटरेस्ट की रकम के साथ, जिसमें आईओसी का करीब 2000 से 2300 करोड़ रुपए के आसपास का बकाया है। एचपीसीएल का जो बकाया है वो करीब 900 से 1000 करोड़ रुपए के आसपास है ब्याज की रकम के साथ, और इतना ही रकम करीब बीपीसीएल का भी है। वित्त मंत्रालय जो है कई तरह के मॉडल पे विचार कर रहा है, जैसा कि हमें सोर्स बता रहे हैं। तेल कंपनियों ने भी इसमें कुछ सुझाव दिए हैं, और सूत्र बता रहे हैं कि अगले हफ्ते एक और अहम बैठक हो सकती है वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के साथ, और इस मैकेनिज्म को जो है अंतिम रूप दिया जाएगा, और तब ये तय होगा कि कैसे आने वाले दिनों में जो है एयर इंडिया की तरफ से जो ओएमसीज हैं उनके बकाये का भुगतान होता है। तो स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाने की यहाँ बात की जा रही है, और ये ज़ाहिर तौर पर एयर इंडिया पर जो बकाया भुगतान है उसको लेकर बनाने की योजना की जा रही है। शुक्रिया प्रकाश इस जानकारी के लिए। और अब एक बार मार्केट्स पर नजर डालें तो इस वक्त आपको इंडिकेटिव टेक्स्ट में मार्केट स्ट्रॉन्ग दिख रही है। 18,000 के पार आपको दिख रहा है, लगभग 120 अंकों की आपको बढ़त दिख रही है निफ्टी पर। और हम क्लियरली अगर देखें तो निफ्टी में आपको सबसे ऊपर जो एक डेंट दिख रहा है, दबाव दिख रहा है, वो इंडसइंड बैंक पर दिख रहा है, इंडिकेटिव टेक्स्ट में 5% का। हालांकि बैंक निफ्टी अभी और एक आध मिनट में सेटल होता हुआ उसके बाद
बाद हम देखेंगे कि किस तरह के रुझान देखने को मिलते हैं दुकान दूसरे बैंकिंग स्टॉक्स पे। L&T आपको लगेगा यहाँ पर लगभग 1.5% ऊपर। तो इंडिकेटिव टेक्स्ट में अभी फिलहाल मार्केट्स लुक पॉजिटिव। वेरी क्विकली हिमांशु, कैसा सेटअप दिख रहा है आपको? अच्छा दिख रहा है? हम 18,000 की बात कर रहे थे, 18,000 के पार इंडिकेटिव टेक्स्ट में दिखाई दे रहा है मार्केट्स। बिल्कुल प्रियंका, देखिए खुलने के बाद मैं यहाँ पर लेकिन फिर भी थोड़ी देर यहाँ पर वेट करना चाहूंगा, क्योंकि 18,000 पर साइकोलॉजिकल और कॉल राइटर्स का काफी बड़ा दबाव है। तो अगर ओपनिंग टिक के 10-15 मिनट तक भी हम ये तेजी होल्ड कर पाते हैं और उसके बाद जो उस रेंज का नया हाई यहाँ पर बाजार आधे घंटे के बाद अगर निकलता है उस रेंज से ऊपर, तो मुझे लगता है आपको फिर से यहाँ पर 60 से 70 पॉइंट तक का एक ट्रेड निफ्टी में भी तेजी की तरफ मिल सकता है। तो ओपनिंग हालांकि काफी पॉजिटिव नोट पर है, लेकिन थोड़ा सा मैं यहाँ पर फ्रेश ट्रेड के लिए थोड़ा सा वेट करना एक प्रेफर स्ट्रेटजी रखूंगा। विजय, हमने देखा कि उदय कोटक, जो कि कोटक महिंद्रा बैंक के चेयरमैन हैं, वो एक तो पहली बात तो वो बहुत ही कम बाजार पे या मैक्रोज पे कमेंट्री देते हैं, लेकिन हमने बहुत दिनों बाद उनकी कमेंट्री आते हुए देखी। इनफैक्ट उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया और उसमें बताया कि रिस्क्स को उन्होंने थोड़ा सा हाईलाइट किया है कि ये जो ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स हैं, इनकी अनलिमिटेड लिक्विडिटी अनलीश करने की जो हैबिट है, हर क्राइसिस को लिक्विडिटी से फाइट करने की, उस पर उन्होंने कुछ क्वेश्चन मार्क्स उठाए और थोड़ा एक रिस्क को जरा कॉशन करते हुए बाजार को कमेंट्री दी है। आपकी नज़र गई उस पर? आपकी क्या व्यू है? आपकी बात बिल्कुल ठीक है, और ये स्टेरॉइड्स पे बाजार आज से नहीं चल रहा है, और ये मुझे लगता है कि एलन ग्रीनस्पैन के टाइम से जो फेडरल रिजर्व ने ये एक तरीका सा बना लिया कि जब भी डेट सीलिंग हिट होगी हम और प्रिंटिंग करेंगे, लिक्विडिटी बढ़ाएंगे और इस पे बातचीत शुरू करी। और वो प्राइमरली ये यूएस से शुरू हुआ और जो अब मुझे लगता है इंडिया भी कॉपी कर रहा है। यहाँ पर भी प्रिंटिंग हो रहा है, यहाँ पर भी लिक्विडिटी के ऊपर फोकस करा जा रहा है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये जो एक्स्ट्रा जो स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं इकोनॉमी के लिए अच्छे नहीं होते। इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है और मुझे लगता है कि इन इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स की वजह से कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रेट्स हार्डन करने ज़रूरी हो गए हैं। और ये बात उदय कोटक जैसे दिग्गज जो बहुत अच्छे से इकोनॉमी समझते हैं, बैंकिंग सिस्टम समझते हैं, लिक्विडिटी समझते हैं, उस जैसे व्यक्ति ने अगर एक बात हाईलाइट करी है तो ये इट इज़ लाइक स्टिकिंग द नेक आउट, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और मुझे लगता है आरबीआई, गवर्नर, सरकार सबको ये बात समझनी चाहिए कि केवल 5-10 रुपए पेट्रोल में कम कर देने से इन्फ्लेशन मैनेज नहीं होगी। अगर आप मेटल्स को देखें, खाद्यान्न को देखें और बाकी सारी चीज़ों में प्लास्टिक्स को देखें, बहुत ज़्यादा तेज़ी हो चुकी है पिछले 1-1.5 साल में, और ये सारा का सारा आफ्टरमाथ है लिक्विडिटी का। जिस तरीके से मनी प्रिंटिंग हुई और लिक्विडिटी पंप की गई सिस्टम में, उसकी वजह से हम एक बहुत ज़बरदस्त इन्फ्लेशनरी प्रेशर देख रहे हैं। और ये इन्फ्लेशनरी प्रेशर को हमको मैनेज करने के लिए इंटरेस्ट रेट्स हार्डन करने ही पड़ेंगे, और यही बात उदय कोटक बार बार कह रहे हैं। और मुझे लगता है कि एक बहुत सही बात बोली है उन्होंने, और हम सबको तैयार रहना चाहिए कि मार्केट्स में कभी न कभी ये झटका जरूर आएगा कि जब इंटरेस्ट रेट्स ऊपर की तरफ चलना शुरू होंगे और लिक्विडिटी सक होगी, क्योंकि हमेशा के लिए पार्टी नहीं चल सकती। ये बात बिल्कुल ठीक है और मैं उनकी बात को सेकंड करता हूँ, और ये बात मैं खुद बोलता आया हूँ कि जिस तरीके से बाजार में तेज़ी चली है वो कहीं ना कहीं कुछ अननेचुरल हो गई है। बहुत सारी वैल्यूएशन कंपनीज की स्ट्रेच हो चुकी हैं, तो थोड़ा इंटरेस्ट रेट्स हार्डन होने ज़रूरी भी हैं, जो हेल्दी होगा इकोनॉमी के लिए। ठीक है, तो उदय कोटक की आप ये कोटेशन भी उनकी तरफ से जो एक चेतावनी आई कि बाजार बहुत दौड़ लगा चुके हैं, यानी ओवर स्ट्रेच मार्केट्स लग रहे हैं। लेकिन इस वक्त हम बात सुबह जैसे अजय आप भी कर रहे थे कि सिर्फ 600 पॉइंट ऑल टाइम हाई से हैं, उसके बाद भी आप प्राइमरी मार्केट्स का जिस तरह से एंकर इन्वेस्टर्स का रिस्पॉन्स देख रहे हैं, लगातार आपको ग्लोबली स्ट्रॉन्ग सिनेरियोज दिख रहे हैं, इंडिविजुअल सेक्टर एंड पॉकेट्स विल स्टिल रिमेन टू आउट परफॉर्म। देखिए, इस बार जैसे कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने भी एक बयान जारी किया ओवर द वीकेंड की इंडिया की इकोनॉमी इस समय बहुत स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे है, एक्सपोर्ट्स आर बूमिंग, कॉर्पोरेट अर्निंग्स बहुत शार्पली रिवाइव हो गए। तो हम इस टेपर जैसे माहौल को अगर ये बनता है आगे चल के, तो बहुत स्ट्रांगली इस बार झेलने के लिए हम ज़्यादा प्रिपेयर्ड हैं और काफ़ी स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे है। तो ये बात ध्यान रखनी चाहिए। ये तो एक फाइनेंशियल मार्केट्स की कमेंट्री थी, लेकिन आर्थिक इस समय व्यवस्था हिंदुस्तान की बहुत ही स्ट्रांग है और उसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, निफ्टी और सेंसेक्स भी अच्छा खासा 125 पॉइंट और करीब 300 पॉइंट के गेन पे सेटल होते हुए नज़र आ रहे हैं। ऑटो स्टॉक्स पर भी कमेंट्री आई है। टाटा मोटर्स ने अपने 6 मंथली अपडेट वापस से शेयर किए और उन्होंने ये बताया कि चिप शॉर्टेज हालांकि अभी तक बनी हुई है, लेकिन
आगे चलते हुए ये इम्प्रूव होती नज़र आती है। टाटा मोटर्स पे कोई व्यू विजय, या फिर इनफैक्ट ये जितनी भी कमेंट्री अब आ रही है, मारुति ने भी बोला कि इस बार 85% तक नॉर्मलाइज हो गया प्रोडक्शन, जो एक टाइम पे 60% प्रोडक्शन कट हुआ था 3 महीने पहले। ये चिप शॉर्टेज का जो मैटर है वो आपको धीरे धीरे फैक्टर इन होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए ऑलमोस्ट 8,000 पे आ गया है मारुति। देखिए मुझे लगता है कि जैसे कोल शॉर्टेज हुआ था वो कहीं ना कहीं ओवर स्ट्रेच था, और अब मुझे लगता है कि जो चिप शॉर्टेज है, जब पूरी दुनिया नॉर्मल या नॉर्मलसी की तरफ जा चुकी है, तो ये चिप शॉर्टेज की जो बात है वो कहीं ना कहीं वेन आउट हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, और दोबारा से ऑटो कंपनीज अपने नॉर्मल वर्किंग पे आएंगे। तो मुझे लगता है कि जो मारुति जैसे दिग्गज हैं वो दोबारा प्रोडक्शन नॉर्मली शुरू करेंगे, और साथ साथ जो ऑटो एंसिलरी कंपनीज हैं उन पे भी इफेक्ट आया। टाटा मोटर्स की जो आपने बात करी, मैं एक बार फिर से आपके चैनल पे बोलना चाहूँगा, क्योंकि मैंने आज तक आपके चैनल पे नहीं बोला। ये बात करीब 1-1.5 साल से मैं बोल रहा हूँ कि टाटा मोटर्स इंडिया का टेस्ला है। अगर आप इसकी वैल्यूएशंस देखेंगे तो मुझे लगता है कि टेस्ला और टाटा मोटर्स में बहुत। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं एक कंपनी की जो एक बहुत ही आउट परफॉर्मिंग कंपनी है, और उन्हीं को हमने आज का स्वदेश हीरो भी चुना है। वो देश का सबसे बड़ा PSU बैंक SBI। आज मार्केट की शुरुआत बेल बजाकर SBI के चेयरमैन दिनेश कुमार खारा करेंगे, लेकिन उससे पहले SBI के बारे में कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। कंपनी तो एक के बढ़कर एक अच्छे क्वार्टरली रिजल्ट्स दे ही रही है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देश का सबसे बड़ा और सबसे पुराना बैंक। 2 जून 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता की स्थापना के साथ ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की नींव पड़ी, और ग्रामीण विकास की कल्पना के साथ 1 जुलाई 1955 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई, और उस वक्त बैंक के सिर्फ 480 ऑफिस थे। लेकिन आज भारतीय स्टेट बैंक 22,000 से भी ज्यादा ब्रांचेस के साथ सबसे बड़ा भारतीय बैंक है, जो देश भर में 62,000 से ज्यादा ATM, 72,000 से ज्यादा आउटलेट्स के विशाल नेटवर्क के जरिए 45 करोड़ से भी अधिक ग्राहकों की सेवा कर रहा है। इतना ही नहीं, SBI दुनिया के 31 देशों में 229 कार्यालयों के जरिए काम कर रहा है। इसलिए आज हमने चुना है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को आज का स्वदेश हीरो। तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिनेश खारा जी। बेल बजाकर आज के मार्केट की हमारे लिए शुरुआत कीजिए सर। चले तो बाजार अब ओपन होते हुए और 18,000 के पार 18,040 लगभग 120 अंकों की अब थोड़ा सा सेटल होते हुए लगभग 70 अंकों की बढ़त आपको दिखाई दे रही है इस वक्त निफ्टी में। और निफ्टी के इस वक्त जो टॉप गेनर्स हैं उसमें आपको टाटा, उसमें आपको ऑटो पैक से दिखेंगे। आयशा मोटर आपको दिखेगा 2.5% तेज। L&T आपको दिखाई देगा 2% तेज। L&T में हम देख भी रहे थे अप मूव पिछले कितने दिनों से ही था, और उसका एक रीजन भी है। आपको ऑटो पैक, इसके अलावा IT पैक से टेक महिंद्रा फिर थोड़ा एक रिबाउंड सेशन दिखाते हुए मिलेगा। भारतीय एयरटेल आफ्टर नंबर्स तब से स्ट्रॉन्ग चल रहा है और आज भी 1.25% तेज। बैंकिंग स्पेस से आपको कोटक बैंक आज रिबाउंड सेशन देखते हुए, और ऑटो पैक में आज आपको एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, चाहे वो बात हो आयशा मोटर्स की, टाटा मोटर्स की, इनमें आज आपको एक अच्छा सेशन देखने को मिल रहा है। इसके अलावा आपको बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व दोनों ही बजाज ट्विंस आपको तेज दिखाई दे रहे हैं। तो ओवरऑल आपको ऑटो पैक अच्छा दिखाई दे रहा है, IT पैक आपको रिबाउंड दिखाई दे रहा है, इन्फोसिस में भी आपको 0.5% की तेजी दिख रही है, और ब्रिटानिया अहेड ऑफ नंबर्स 0.5% तेज दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल जो दबाव बना रहे हैं सेक्टर पर, इंडेक्स पर, उसमें सबसे ऊपर है इंडसइंड बैंक बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजन, लगभग 6% नीचे, और डिविस लैब पोस्ट रिजल्ट्स आपको आज नीचे दिखाई देगा। सन फार्मा में भी आपको माइनर सी गिरावट जरूर देखने को मिल रही है, वहाँ कुछ दवाएं रिकॉल किया यूएस मार्केट्स में सन फार्मा और ल्यूपिन ने, जिसका एक इफेक्ट यहाँ देखने को मिल रहा है। HDFC बैंक पर आज एक दबाव है लगभग 0.5%। अब बैंक निफ्टी में एक बार देख लेते हैं कि कौन से काउंटर्स हैं जहां से आज बैंक निफ्टी अभी फिलहाल लाल निशान में दिखाई दे रहा है। लगभग 50 अंकों की यहाँ गिरावट देखने को मिल रही है, और कहां से ये दबाव बन रहा है।
ये दबाव बन रहा है सबसे ज्यादा इंडसइंड बैंक से, HDFC बैंक से, फेडरल बैंक काफी चलने के बाद अब थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉफिट बुक होते हुए, ICICI बैंक फ्लैट टू नेगेटिव कारोबार करते हुए। तो फिलहाल बैंक निफ्टी अभी आपको फ्लैट टू नेगेटिव दिखाई देगा और दबाव सबसे ज्यादा बन रहा है इंडसइंड बैंक पर। लेकिन मिड कैप स्पेस में आप देखें, मिड कैप स्पेस में आपको कई सारे काउंटर ऑटो एंसिलरी से आज दिखेंगे जहां पर आपको अच्छा मोमेंटम। सबसे पहले फाइजर आपको दिखाई देगा बिकॉज ऑफ अ न्यूज, 5% आपको फाइजर दिखाई दे रहा है। इंड्योरेंस टेक अगेन है ऑटो एंसिलरी कंपनी, यहां पर भी आप लगातार देख रहे हैं पिछले कई दिनों से इसका ट्रेड सेटअप बहुत स्ट्रॉन्ग और आज भी 3.5% आपको इंड्योरेंस टेक्नोलॉजी दिखाई दे रहा है। सीमेंट पैक से हम फिर से रैमको सीमेंट देख रहे हैं, एक और नया लेवल 1100 के पार है, लगभग 1.5% रैमको सीमेंट तेज दिखाई दे रहा है। तो ऑटो पैक, ऑटो एंसिलरी और IT सेशन में कुछ रीबाउंड आज जरूर दिखाई दे रहा है। वेरी क्विकली हिमांशु, हमने स्टार्टिंग में ही आपने बात की थी तो बात ऑटो की भी हुई थी, इसमें आप इंड्योरेंस टेक्नोलॉजी का अगर चार्ट देखें, इसका सेटअप कैसा लगता है आपको? लगातार कितने सेशन से अब मूव पे है ये काउंटर? बिल्कुल प्रियंका, देखिए एक अच्छे अपट्रेंड के बावजूद यहाँ पर स्टॉक ने आज एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया है, गैप के साथ खुला है और मुझे लगता है कि ये अनचार्टेड टेरिटरी का जो सिलसिला है ये अब यहाँ पर शुरू होता हुआ नजर आया है। मेरा ऐसा मानना है कि 1850 1880 के जो ऊपर का यहाँ ब्रेकआउट है वो काफी पॉजिटिव है स्टॉक के लिए, तो यहाँ पर बिल्कुल खरीदारी करें। 1940 1930 ये जोन है फ्रेश खरीदारी का, 1900 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं और मेरा ऐसा मानना है कि बहुत जल्द आपको यहाँ पर 2040 और 2100 रुपए तक के टारगेट्स एंड्योरेंस में आते हुए नजर आ सकते हैं। आपका क्या कमेंट, अब क्या व्यू बन रहा है? देखिए बाजार तो नीचे आता हुआ नजर आ रहा है और बैंक निफ्टी भी नीचे आ गया, लेकिन ये पूरा इंडसइंड का मामला, कमेंट्री, जिस तरह से ब्रोकरेजेस ने रिएक्ट किया और कॉल भी हुई थी कल शाम को, वो उसकी कमेंट्री की कोट प्लेट्स हम अपने व्यूअर्स के लिए लेके आएंगे। लेकिन आपको लगता है क्या कि 10% नीचे, 15% नीचे ये एक बार अटेम्प्ट करना चाहिए या आप इसको टच नहीं करेंगे? राहुल जी जी अजय जी, डेफिनेटली। देखिए अब यहाँ से जिस तरीके से सेटअप है अजय जी, मुझे लगता है कि 1068 मतलब 1068 एक स्ट्रॉन्ग लाइक सपोर्ट है। अगर वो ब्रेक होता है तो डेफिनेटली यहाँ पे बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। अभी जिस तरीके से करीबन 6.5% की गिरावट हमें इंडसइंड बैंक में दिख रही है, मुझे लगता है डेफिनेटली यहाँ पे ये जो प्रेशर बना हुआ है सेलिंग का, ये थोड़ा सा कंटिन्यूड रहेगा और इमीडिएट सपोर्ट अब जो इसके पास में अजय जी बन के आ रहा है वो करीबन आ रहा है 1090 रुपए के आसपास। तो अगर उन लेवल्स के ऊपर अगर होल्ड कर पाया तब तो डेफिनेटली थोड़ा सा यहाँ पे हमें रिकवरी के साइन देखने को मिलेंगे। अदरवाइज मुझे लगता है कि जो गिरावट है वो करीबन इसके 1060 और 1055 रुपए के लेवल तक जा सकती है। राहुल, हम देख रहे हैं बैंक निफ्टी में इंडसइंड बैंक का एक सेंटिमेंटल इफेक्ट, गिरावट तो रुक ही नहीं, लगातार एक फ्री फॉल दिख रहा है। अब आप 8% से ज्यादा की गिरावट देख रहे हैं, उसका एक सेंटिमेंटल इफेक्ट आपको कहीं ना कहीं SBI पे भी दिख रहा है, डिस्पाइट बुलिश कमेंट्री, डिस्पाइट ऑल द ब्रोकरेज रिपोर्ट्स। अभी फिलहाल काउंटर स्ट्रगल जरूर कर रहा है लेकिन अभी भी लाल निशान में है। जी डेफिनेटली प्रियंका, देखिए उसका सेंटिमेंटल इफेक्ट यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है और अगर हम इस चीज को नोटिस करें कि इतने अच्छे कमेंट्री और इतने अच्छे सेंटिमेंट्स के बाद भी हमें ओवरऑल बैंक निफ्टी के प्रेशर के कारण SBI में यहाँ पे हल्की सी गिरावट दिख रही है। ऑलमोस्ट फ्लैट है अभी हाल फिलहाल SBI, करीबन जो अपने 530 रुपए के लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है कि अब जो यहाँ पे एक जो इसके पास में सपोर्ट है वो डेफिनेटली 526 रुपए के आसपास बन के आ रहा है। अगर इसके ऊपर हम होल्ड कर पाते हैं तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि ड्यूरिंग द सेशन मुझे लगता है कि डेफिनेटली हम इसको करीबन 540 और 545 के लेवल्स तक जाता हुआ देख सकते हैं SBI को। ठीक है राहुल, क्या आपको ज्यादा वेट लग रहा है बैंक निफ्टी पर? हमने देखा कि नीचे इंडसइंड ड्रैग कर रहा है लेकिन SBI इसे ऊपर की तरफ सहारा दे सकता है, क्योंकि इंडसइंड ने अगर जितना यहाँ फैक्टर इन करना था, गिरावट को कंट्रीब्यूट करना था, दबाव बनाना था, वो दबा दिया। क्या यहाँ से कोई काउंटर ट्रेड आप देख रहे हैं? क्योंकि SBI आप देखें अब हरे निशान में आ गया, अगर यहाँ पर कोई काउंटर ट्रेड बनता है तो ही ट्रेडर्स पैसे बना पाएंगे। जी डेफिनेटली, और इसी सेक्टर से मुझे पंजाब नेशनल बैंक भी देखेंगे अगर आप, तो जिस तरीके से अभी ये होल्ड कर रहे हैं इन लेवल्स को, ऑल्दो एक बड़ी गिरावट हम इसमें ऑलरेडी देख चुके हैं, बट अब ये जो कंसोलिडेशन है ये अपने 200 डेमा के साथ में अभी भी लाइक इसको सपोर्ट मानते हुए इसको अभी होल्ड कर रही है। 42 रुपीज के जो अभी करंट लेवल्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल हैं, सपोर्ट लेवल्स हैं। अगर इनको हम ब्रेक करते हैं तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि 41 और 40 के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। बट
जिस तरीके से अब माहौल लग रहा है, मुझे लगता है कि यहाँ पे जरूर आपको एक पॉजिटिव साइन आता हुआ दिखेगा, पॉजिटिव मूव आता हुआ दिखेगा, जो कि करीबन इस स्टॉक को दोबारा 44 और 45 रुपीस के आसपास ले जा सकता है पंजाब नेशनल बैंक। इसके अलावा जो एक शेयर और कमज़ोर हो रहा है वो है डिविस लैब। इसके अंदर भी क्योंकि नंबर्स का इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। हिमांशु, एक बार अब जरा ये बताएंगे, 7-7.5% नीचे है डिविस लैब भी, क्या यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है कि नहीं है? कट सपोर्ट तोड़ा है 5000 का साइकोलॉजिकल, और पिछला जो स्विंग लो था वो लगभग 4900 के नीचे है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर अगला जो सपोर्ट लेवल है वो लगभग 4700 4680 के आसपास है। तो फिलहाल यहाँ पर खरीदारी अवॉइड करनी चाहिए। मुझे लगता है कि स्टॉक शायद आपको थोड़ा सा और यहाँ पर अभी समय और कंसोलिडेशन मोड में दिखे। मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़ा सा भी वेट एंड वॉच की अप्रोच रहेगी। और क्लियर कट डिम्पी जी, जैसा कि हमने ओपनिंग कमेंट्री में भी बात की थी, तो यहाँ पर जो आज लीडर्स हैं वो बेसिकली ऑटो एंसिलरीज और फाइनेंशियल जो एनबीएफसीज हैं, मुझे लगता है यहाँ पर आपका तेजी के ट्रेड्स के लिए जो ध्यान है वो इन पॉकेट्स पर होना चाहिए। तो शुरुआत में जिन शेयर्स के अंदर नुकसान देखने को मिल रहा है उसमें एडिसन बैंक और डिविस लैब है। ये दोनों ही शेयर्स इंडेक्स को भी काफ़ी वेटेज के हिसाब से भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। M&M में एक और शेयर है, आज ये भी थोड़ा कमज़ोर है। एक बार राहुल, इस पे भी आपका व्यू पॉइंट, इसके नंबर्स आने हैं, नंबर आएंगे इसके कल। शेयर आज थोड़ा कमज़ोर है M&M, महिंद्रा एंड महिंद्रा। एक बार ज़रा चेक कीजिए इसमें क्या करना चाहिए। डेफिनेटली देखिए डिम्पी जी, जिस तरीके से अभी करीबन 1% की गिरावट हमें महिंद्रा एंड महिंद्रा के अंदर दिख रही है, और चार्ट स्ट्रक्चर भी अगर आप देखेंगे तो इसने कुछ मतलब पिछले सत्रों से जिस तरीके से हमने देखा, करीबन 14 अक्टूबर 15 अक्टूबर के आसपास से देखेंगे, वहां से लगातार एक गिरावट देखने को मिली। बट जिस तरीके से अब इसने बेस फॉर्म किया है, मुझे लगता है कि जो कि बन के आ रहा है करीबन 850 रुपीस के आसपास, तो अगर ये लेवल्स को अगर होल्ड करता है तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि यहाँ से अगला जो अब इसका ऊपर के और जो रेजिस्टेंस बन के आ रहा है वो करीबन आ रहा है 900 रुपए का। तो डेफिनेटली मैं यहाँ से इसमें ट्रेड भी बनाना चाहूंगा, जिसमें कि हम करीबन 845 के स्टॉप लॉस के साथ में हम इसको 890 और 900 रुपीस के लिए यहाँ पे हम टारगेट करेंगे। बैंकिंग में एक ऐसा स्टॉक तो ज़रूर है जो एकदम डिफाई कर रहा है ट्रेंड्स को, वो है कोटक महिंद्रा बैंक। करीब 1.5% ऊपर आ गया है कोटक इस समय। ऊपर में अगर आप देखा जाए तो 2250 का लेवल हिट करके वापस ये 2050 के आसपास आया था। हिमांशु, कोटक का आउट परफॉर्मेंस आपको लगता है पूरे बैंकिंग को अलग ही चाल से चल रहा है? इसमें अगर किसी को ट्रेड करना हो तो कौन से लेवल्स पे आपके हिसाब से बाय बनता है? तो अजय जी, आई थिंक जैसा कि आपने अभी बिल्कुल सही कहा कि 2250 के ऑलमोस्ट हाईज टेस्ट करने के बाद स्टॉक 2050 तक ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है। तो मेरा ऐसा मानना है कि करंट लेवल्स पर भी रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर पोजिशनल पर्सपेक्टिव से उतना खराब नहीं है। हालांकि अगर इनकेस कोई पैनिक यहाँ पर कोई शार्प डिप कोई बाजार में मिलता है तो हो सकता है 2020 जो कि काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स हैं, वहां तक ये स्टॉक आपको टेस्ट होता हुआ नजर आए। बट ऑल इन ऑल ये जो आउट परफॉर्मेंस है और ये जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है, ये मुझे लगता है कि ये अपने आप में ये बता रहा है कि कोटक बैंक में यहाँ से आउट परफॉर्मेंस जो है वो जारी रह सकती है, और कोई बहुत बड़ी गिरावट करंट लेवल से इस स्टॉक में पर्टिकुलरली देखने को शायद आपको ना मिले। आयशर मोटर्स भी 2% ऊपर, टाटा मोटर्स भी 1% ऊपर, मारुति, तो ऑटो तो पूरा पैक काफ़ी अच्छा आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। रियल एस्टेट स्टॉक्स की तरफ नजर डालते हैं। इंडिया बुल रियल एस्टेट को लेके आइए डायरेक्टर साहब, करीब 2% ऊपर है। ओवर द वीकेंड हमने देखा कि एम्बेसी ने जो कंपनी ने इसको मर्जर के लिए एक्वायर किया है, उसने भी कुछ कमेंट्री दी है रीट्स पे लेके, तो बाजार को लग रहा है कि IB रियल भी आगे चल के उसी डायरेक्शन में शायद जा सकता है, 3% ऊपर। इसका एक महीने का चार्ट देखिए तो करीब 150 के लेवल से ये 186 के लेवल तक आ गया है, करीब 25% रिटर्न एक महीने में। राहुल, IB रियल के चार्ट्स क्या बता रहे हैं? जी, बहुत अच्छा पॉजिटिव संकेत देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से ये अब हम जिन लेवल पे ट्रेड कर रहा है अजय जी, ये इसके बहुत बड़े एक जो कंसोलिडेशन रेंज थी, वहां से मुझे लगता है कि डेफिनेटली इसमें एक राउंडिंग बॉटम जैसा फॉर्मेशन बनता हुआ दिख रहा है डेली चार्ट्स पे। और जो अब इसने ब्रेकआउट दिया है इन लेवल्स के ऊपर आके, मुझे लगता है कि यहाँ पे तेजी बरकरार रहेगी। और ये जो तेजी है करीबन स्टॉक को 200 से लेके 210 रुपए तक के पोटेंशियल के साथ में मुझे लगता है कि यहाँ पे आप देख
देख सकते हैं IB रियल एस्टेट को। और अगर यहाँ पे अगर इस पॉइंट पे अगर कोई अपना ट्रेड बना रहा है तो उसको डेफिनेटली करीबन 175 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ में अपना ट्रेड बनाना चाहिए। बहुत पॉजिटिव चार्ट्स हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से अभी इन लेवल्स पे होल्ड भी कर रहा है। अजय, लेकिन एक चीज़ आज आपने नोटिस की होगी इंडसइंड बैंक को लेकर, अभी हालांकि 10% के लोअर फ्रीज पे लग गया है। F&O काउंटर है, थोड़ी देर में खुल जाएगा, फिर से 5% और इसको ओपन हो जाएगा। बट क्योंकि बैंक ने भी ये क्लियर कर दिया अजय और विसल ब्लोअर का भी पॉइंट आ चुका है, तो क्या मार्केट इसको ज़्यादा सीवियर पनिशमेंट दे सकता है क्या? क्योंकि क्लैरिफिकेशन दोनों एंड से है। एक ऐसा होता है ना कि हाँ बैंक्स ने भी क्लियर नहीं किया होता, तो बैंक भी कह रहा है कि यस ठीक है, कुछ गड़बड़ हुई है, ठीक कर लेंगे उसको, हम प्रोविजनिंग कर रखी है हमने। देखिए, ऐसा है कि इंडसइंड बैंक के मैटर को अगर आप देखें तो एक महीने का ग्राफ देखना ज़रूरी होगा, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी पोजीशन बिल्डअप रिजल्ट्स के बाद हो गई थी। आपको याद होगा 8-10% ये ऊपर चला था रिजल्ट्स के बाद, यानी क्लियरली, और ओवरऑल बैंक से भी काफ़ी पोजीशन लॉन्ग बिल्डअप हो चुकी थी। तो ये जो आप देख रहे हैं ये लॉन्ग कट रहे हैं जिसे कहते हैं, ये अभी पोजीशन वहाँ से कट रही हैं। अगर ये फॉलोअप हाई वॉल्यूम सेलिंग आती है, अगर आप ग्राफ पे देखें कितने वॉल्यूम के साथ ये सेलिंग आई, तब आपको मालूम चलेगा कि कोई इंस्टीट्यूशनल सेलिंग है या नहीं। 10% आज का वॉल्यूम 41 लाख शेयर्स, दैट्स इट। 40 लाख शेयर इतने बड़े बैंक के लिए कुछ भी नहीं है। शायद अगर आप इसको देखते 2-2.5 करोड़ शेयर के साथ ये डाउन सर्किट पे फ्रीज होता, तब आपको लगता कि शायद इसके अंदर इंस्टीट्यूशनल सेलिंग चालू हो गई है। तो जब तक ये मैटर पूरी तरह क्लियर नहीं हो जाता, काफ़ी बैंक ने काफ़ी प्रोएक्टिव तरीके से आके क्लैरिफिकेशन दी। आई एम श्योर कुछ नर्वस फंड शायद प्रॉफिट टेकिंग भी करें, लेकिन मैं देखूंगा यहाँ से चीज़ें। यहाँ से 15% का डाउन फ्रीज लगता है या वॉल्यूम इंक्रीज होता है, ये एक देखने वाली बात है। अभी तो केवल 20-25 मिनट ही हुए हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। आप देख रहे हैं खरा सौदा ET नाउ स्वदेश पे। महेश पाटिल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बिरला AMC के को CIO। महेश, गुड मॉर्निंग और ET नाउ स्वदेश पे आपका स्वागत है। आप एक काफ़ी बड़ा फाइनेंशियल सर्विसेज फंड भी मैनेज करते हैं बिरला AMC पे। फाइनेंशियल्स पे इस समय आपकी क्या राय बन रही है? SBI के चेयरमैन ने कुछ दिन पहले ही अपने रिजल्ट्स की कमेंट्री में बोला कि क्रेडिट ग्रोथ टेक ऑफ करने के पीरियड पे है, आ गई है लगभग, जो 2-4 साल से थोड़ी बहुत कंपनी स्पेसिफिक हो गई थी, लेकिन ब्रॉड बेस्ड क्रेडिट ग्रोथ नहीं अच्छी थी। CV फाइनेंसियर्स, श्रीराम ट्रांसपोर्ट जैसे भी सिमिलर कमेंट्री दे रहे हैं। HDFC लिमिटेड के चेयरमैन ने ये बोला कि खूब मकान बिक रहे हैं और इसलिए वॉल्यूम्स अच्छे हैं होम फाइनेंसिंग कंपनीज पे। आपके पास ये सारा मिक्सचर है अपने फाइनेंशियल सर्विसेज फंड में, तो इस सारी पॉकेट्स पे आपकी क्या राय बन रही है? गुड मॉर्निंग। सो फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर ऐसा सेक्टर है जो इकोनॉमी के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे इकोनॉमी ग्रो करेगी, दिस सेक्टर विल डू वेल। तो यहाँ से जो हम इकोनॉमिक रिकवरी देख रहे हैं, स्पेशली इंडियन इकोनॉमी में, तो यहाँ से इकोनॉमी उभर के आ रही है और ये अगले कुछ सालों के लिए अच्छी रहेगी, ऐसी हमारी उम्मीद है। और इसके चलते हुए एक तो क्रेडिट ग्रोथ जो कि सिंगल डिजिट में ओवरऑल ग्रो कर रहा था, वो अभी डबल डिजिट ग्रोथ आगे जाके हो सकता है। तो इसके कारण टॉप लाइन ग्रोथ बैंक्स की अच्छी होगी। बट मोर इम्पोर्टेंटली आई थिंक बैंक्स में ज्यादा इम्पैक्ट आता है वो है कि NPS का, क्रेडिट कॉस्ट जो बात करते हैं, राइट, जो बैड डेट्स और NPS रहते हैं, उसके कारण प्रॉफिट्स में ज्यादा इम्पैक्ट आता है। तो बैंक के जो NPS है वो काफी हद तक अभी जो रिजल्ट्स आए हैं और आगे जाके देख के ऐसा लग रहा है कि वहां पे पॉजिटिव सरप्राइज आ सकता है और जो क्रेडिट कॉस्ट है वो काफी नीचे आएंगे। तो उसके कारण बैंक की प्रॉफिट्स में देयर कुड बी सम अपग्रेड्स कमिंग इन द क्वार्टर्स। एंड जैसे हमने देखा है कि कॉर्पोरेट का जो NPA साइकिल था वो 2 साल पहले ही पीक आउट हुआ था। उसके बाद कॉर्पोरेट्स में NPAs स्पेशली लार्ज कॉर्पोरेट्स में काफी कम हो गए थे और बाकी सेक्टर्स में भी लाइक मेटल सेक्टर जहाँ पे स्ट्रेस था वहाँ पे इम्प्रूवमेंट काफी आया बिकॉज द मेटल प्राइसेस हैव गॉन अप। एंड रिटेल में जो कोविड की वजह से जो स्ट्रेस था तो वो भी इम्पैक्ट अभी धीरे धीरे कम हो रहा है और आगे जाके आई थिंक जो क्रेडिट कॉस्ट वो काफी कम हो जाएगी। और वी आर इन द फेज वेयर अभी जो इंटरेस्ट रेट्स है वो काफी बॉटम आउट हो गए हैं। यहाँ से इंटरेस्ट रेट्स धीरे धीरे ऊपर ही आएंगे, उसके कारण भी बैंक्स को थोड़ा फायदा होगा, उनकी नेट इंटरेस्ट मार्जिन में इंप्रूवमेंट आएंगी। तो ये सब देखते हुए लग रहा है कि बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर
यहाँ से अच्छी ग्रोथ आनी चाहिए रिजल्ट्स में। और ये सेक्टर ऐसे देखा जाए तो वैसे भी वैल्यूएशन इस सेक्टर में बॉर्डर मार्केट के मुकाबले इतने महंगे नहीं हैं। सो रीजनेबल वैल्यूएशंस, इम्प्रूवमेंट इन प्रॉफिट ग्रोथ गोइंग फॉरवर्ड, आई थिंक शुड डू वेल फॉर द सेक्टर। हालांकि एक इसमें ध्यान रखना चाहिए सेक्टर में कि इसमें भी काफी डिस्ट्रप्शन हो रही है। सो हालांकि मैक्रो आउटलुक इंप्रूव हो रहा है, बट जो बैंक्स डिजिटल को अच्छी तरह से अडॉप्ट कर रही है अपने बिजनेस के लिए, और उनको ज्यादा गेन होगा मार्केट शेयर गेन के लिए। और हमने देखा है कि अभी नई कंपनीज आ रही है, जो डिजिटल कंपनी डिस्ट्रप्टर्स आ रहा है, वो शायद थोड़ा टक्कर दे सकती है कुछ बैंक्स को। जो बैंक्स मजबूत हैं, इनकी बैलेंस शीट स्ट्रांग है, जिन्होंने डिजिटल को अच्छी तरह से अडॉप्ट किया है, वो बैंक्स इस माहौल में आगे जाके will be winners and will continue to gain market share. राइट मिस्टर पाटिल, साथ ही एक और चीज़ जानना चाहेंगे। आपने क्लियरली बैंक्स की तो बात की ही, हम देख रहे हैं कि आप अपने साथ इतना डीप रिच एक्सपीरियंस लेकर आते हैं, और इस एक्सपीरियंस से हम चाहेंगे कि हमारे व्यूअर्स को भी ज़रूर फ़ायदा हो। फाइनेंशियल्स की आप बात कर रहे हैं, आपके चाहे कोई भी फंड्स हो, कोई भी स्कीम्स हो, उसमें आपका बैंक्स का एक्सपोजर बहुत है। क्या आपको सिर्फ फाइनेंशियल्स में सिर्फ बैंक्स पसंद आते हैं, या NBFCs पर भी आपकी नज़र है? So overall जो इकोनॉमिक रिकवरी होगी उसमें बैंक्स को और NBFCs को दोनों को फायदा होगा। NBFCs में भी जो रिटेल NBFCs है, स्पेशली एसेट बैक जो है, जैसे ऑटो सेक्टर लेंडिंग, यहाँ पे काफी तरह से अभी स्लो डाउन हुआ था और लोन ग्रोथ वाज वीक। वहाँ पे वेदर इट्स कमर्शियल व्हीकल्स और फोर व्हीलर्स, वहाँ पे आगे जाके विल सी एन इम्प्रूवमेंट कमिंग थ्रू। और NBFCs में एक तरह से जो उनका जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स था, राइट, दैट वाज वेरी हाई लास्ट ईयर जब क्रेडिट लिक्विडिटी क्राइसिस था। नाउ इजी लिक्विडिटी व्हिच इज देयर अराउंड, सो द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ फंड्स फॉर NBFCs वो काफी नीचे आ गई है, उसका बेनिफिट NBFCs मिलेगा। बट यहाँ पे भी NBFC सेक्टर में मुझे लग रहा है कि जो बड़ी लार्ज NBFCs हैं, हमें लग रहा है कि उनको ज्यादा फायदा होगा। NBFC सेक्टर में ऑलरेडी कंसोलिडेशन हुआ है, जो बड़ी NBFCs उन्होंने मार्केट शेयर गेन किया है, स्मॉलर NBFCs हैव काइंड ऑफ रिमेन्ड वीक। सो कंसोलिडेशन कंटिन्यू रहेगा जो लार्ज एस्टैब्लिश NBFCs हैं। और अगेन NBFC सेक्टर में भी जो जहाँ ने डिजिटल अडॉप्शन किया है, राइट, बिकॉज हम देख रहे हैं कि जो नए कंपनीज आ रहे हैं वहाँ वो भी अभी लेंडिंग बिजनेस में आ रहे हैं, जैसे पेमेंट्स कंपनी है, दे वांट टू गेट इनटू लेंडिंग। सो कंपटीशन ये स्पेस में बढ़ेंगी, और डिजिटल अडॉप्शन के कारण अगर आप कस्टमर्स को सेगमेंट कर सकते हैं, उनकी रिस्क असेसमेंट कर सकते हैं अच्छी तरह से, सो वो कंपनीज आगे जाके अच्छी कर सकती है। सो या NBFCs, आई थिंक इट विल बी मोर सिलेक्टिव रादर देन ब्रॉड बेस्ड। महेश सर, गुड मॉर्निंग। एक क्वेश्चन जो सब लोग अब इससे थोड़ा पूछ रहे हैं, इसलिए मैं क्योंकि आप बड़े फंड मैनेजर हैं, आप बहुत अच्छे से सब चीज़ों को देखते हैं। मार्केट सर अब किस चीज़ को देख के और चलना चाहेगा? क्योंकि 7,000 प्री कोविड लेवल से हम 18,000 पे ऑलरेडी आ चुके हैं। अभी मार्केट के पास और क्या ट्रिगर्स हैं जिसको हम कहें कि 20,000 हो जाएगा या 22,000 हो जाएगा? सो अभी तक जो मार्केट की जो मूवमेंट हुई है, जैसे इट इज बीन ड्रिवन बाय एक्सपेक्टेशंस की रिकवरी होगी ओके इकोनॉमी में, नॉट ओनली इंडिया बट ग्लोबली आल्सो वी हैव सीन दैट प्ले आउट। अर्निंग्स ग्रोथ अच्छी तरह से आ जाएंगी उभर के, एंड अर्निंग्स ग्रोथ भी अच्छी आ रही है। अभी देखें लास्ट 1-2 क्वार्टर में नतीजे काफी अच्छे आए हैं। ये साल की जो अर्निंग्स ग्रोथ है वो भी अराउंड 35% रहेगी निफ्टी की अर्निंग्स ग्रोथ। और इसके कारण एंड लिक्विडिटी, राइट, बिकॉज enough liquidity which is there globally, so that is fueling the market. पर यहाँ से मार्केट इज नाउ फेयरली फैक्टरिंग इट, पूरी तरह से डिस्काउंट कर रहा है जो हालांकि जो सिचुएशन है इकोनॉमी की और कॉर्पोरेट अर्निंग्स की। तो यहाँ से अगर मार्केट के ऊपर जाना है तो आई थिंक इट विल बी मोर ड्रिवन बाय हाउ द रिकवरी प्लान्स आउट। जो डोमेस्टिक इकोनॉमी की रिकवरी है उसकी पेस कितनी स्ट्रांग होगी आगे जाके, उसके ऊपर निर्भर करता है कि मार्केट यहाँ से और कितना ऊपर जाएगा। लिक्विडिटी ड्रिवन रैली जो थी मार्केट में, राइट, वो धीरे धीरे से अभी उसमें लिक्विडिटी जो है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। ग्लोबली भी हमने सुना है कि यूएस ने जो टेपरिंग अनाउंस की है नवंबर एंड से,
and by end of next year that will be over. So खाली liquidity के basis पे जो stocks चल रहे थे, I think वो अभी slow down हो जाएंगे और earnings driven growth के कारण market आगे ऊपर जाएगा और हमें लग रहा है कि corporate earnings growth जो है वो काफी अच्छी strong रहेंगी. ये साल तो अच्छी है because of the lower base, but आगे जाके भी FY23 के बाद भी it should be in the double digit growth. और उसके कारण I think the earnings growth, because हमने देखा है कि लास्ट 5-6 साल में कॉर्पोरेट की जो अर्निंग्स ग्रोथ थी वो सिंगल डिजिट थी, राइट, 5-6% की. अभी लग रहा है कि लास्ट ईयर FY21 डिस्पाइट कोविड ईयर वाज अ गुड ईयर. दिस ईयर आल्सो FY22 विल बी अराउंड 30-35% ग्रोथ, बट आगे जाके भी डबल डिजिट अर्निंग्स ग्रोथ कॉर्पोरेट की हो सकती है बिकॉज हम काफी इकोनॉमी के बॉटम लेवल से ऊपर आ रहे हैं और काफी सेक्टर्स में इंप्रूवमेंट दिख रही है. सिक्लिकल, डोमेस्टिक सिक्लिकल्स जैसे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल बात की हम लोगों ने, कैपिटल गुड सेक्टर, सीमेंट सेक्टर, मेटल सेक्टर भी काफी सेक्टर, इट्स अ ब्रॉड बेस्ड रिकवरी और आई थिंक अर्निंग्स ग्रोथ ही आगे जाके मार्केट को सपोर्ट कर सकती है और मार्केट को नए लेवल पे लेके जा सकती है. हमें मालूम है कि आप एवरी ईयर एक काफ़ी डिटेल्ड एक्सरसाइज करते हैं ये देखने के लिए कि इकोनॉमिक इंडिकेटर्स नेक्स्ट 2-3 साल कैसे लग रहे हैं, अर्निंग्स ग्रोथ का पोटेंशियल कैसा लग रहा है. लास्ट आपने जब ये एक्सरसाइज की थी तब आपका क्या व्यू था? इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग आपने 2-3 महीने पहले वो एक्सरसाइज की थी. जो आप कॉर्पोरेट अर्निंग्स का जो प्रपोर्शन एज ए पार्ट ऑफ जीडीपी है वो अभी 3-4% पे आ गया है. आपको इस साइकिल के दौरान क्या वो 7-8% तक जाता हुआ नजर आता है नेक्स्ट 4-5 ईयर्स में? वो पॉसिबिलिटी है? तो एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर हमने जब असेसमेंट की थी तो ऐसा लग रहा था कि स्ट्रॉन्ग रिकवरी होगी, डोमेस्टिक रिकवरी, और इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ है वो उभर के अराउंड 7% जीडीपी ग्रोथ तक जा सकती है. आई थिंक वी आर ऑन ट्रैक टू डू दैट. तो हालांकि थोड़ा अभी स्लाइट रिकवरी में स्लाइटली स्लोअर देन व्हाट वी वर एक्सपेक्टिंग, बट उसका अगर इम्पैक्ट कॉर्पोरेट की जो अर्निंग्स पे देखोगे तो उतने ज्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ है. इनफैक्ट ये साल की ग्रोथ है FY22 की जो जीडीपी ग्रोथ है वो एक्चुअली हम लोगों ने कट कर दी है थोड़ी सी, बट अर्निंग्स ग्रोथ में कुछ भी इम्पैक्ट नहीं हुआ है बिकॉज काफी सेक्टर जैसे बैंकिंग सेक्टर जैसे बात किया और मेटल सेक्टर है जहां पे एक्चुअली अर्निंग्स में अपग्रेड हुए हैं. और ओवरऑल आउटलुक जैसे आपने बात की कि यहाँ से प्रॉफिट्स अभी भी डिप्रेस है कंपेयर टू हिस्टोरिकल लेवल्स. अगर देखा जाए तो काफी स्कोप है कि अर्निंग्स जो ग्रोथ है कॉर्पोरेट प्रॉफिट टू जीडीपी रेशियो जैसे आपने बात की वो नॉर्मलाइज होगा और नॉर्मलाइज होगा तो इट विल गो बैक टू अराउंड व्हाटएवर 5-6%. It might not be as high as in the earlier cycle, but काफी उसमें जगह है ऊपर आने के लिए. और इसके कारण आई थिंक ऐसा लग रहा है कि इवन दो जीडीपी ग्रोथ 6.5-7% के आसपास रहेगी रियल और नॉमिनल टर्म्स में अराउंड 11%, बट अर्निंग्स ग्रोथ है वो शायद उससे ज्यादा हो सकती है और यही कारण है कि मार्केट यहाँ से भी लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा लग रहा है. साथ ही महेश, क्योंकि जिन सेक्टर्स पर फोकस होना चाहिए, जो बड़े ट्रिगर्स होंगे, जो ड्राइवर्स होंगे ग्रोथ के, वहाँ तो फोकस होना चाहिए, पर क्या पोर्टफोलियो में रिड्यूस करना हो अगर कुछ, जैसे हम आईटी पैक पर भी देख रहे हैं कि आपका आईटी पैक में आपके सारे फंड्स में अच्छा एक्सपोजर है, लेकिन एक ग्लोबली जो वॉइस निकल कर आ रही है, कई सारे एक्सपर्ट्स भी मानते हैं और कई सारे रीजंस एविडेंट है कि शायद आईटी पैक में अब वो उस तरह की पेस नहीं दिखेगी. तो यहाँ पर आप क्या एडवाइस करेंगे? आईटी सेक्टर में अगेन देयर इज एक काफी अच्छी तरह से एक टेलविंड है आईटी सेक्टर में बिकॉज ग्लोबली सब कंपनीज स्पेशली आफ्टर कोविड देख रहे हैं कि उनको डिजिटल का जो स्पेंड है उसके ऊपर काफी इंक्रीज करते हैं. एक्चुअली आईटी सेक्टर में विजिबिलिटी ग्रोथ की काफी अच्छी है एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 2 to 3 years. हाँ, हालांकि ये सेक्टर्स बिकॉज अच्छे परफॉर्म किए इसलिए वैल्यूएशंस ये स्टॉक में काफी ऊपर की तरफ है, बट आई थिंक दिस विल बी अ सेक्टर व्हिच विल बी वेरी स्टेडी, राइट. और इंडियन आईटी कंपनीज ने भी काफी कुछ सालों में दे हैव मूव्ड अप द वैल्यू चेन, राइट. डिजिटल जो था उनका प्रोपोर्शन व्हिच यूज्ड टू बी लाइक 15%, 20% हैज गॉन अप टू 40% और सो. और इसके कारण आई थिंक दिस सेक्टर विल स्टिल डू वेल. और हालांकि ज्यादा रिटर्न नहीं रहेंगे जितना पास्ट में रिटर्न दिया. दिस सेक्टर हैज डन वेरी वेल इन द लास्ट 2.5-3 years, बट आई थिंक दिस सेक्टर विल कंटिन्यू टू परफॉर्म स्टडी. तो यहाँ पे ज्यादा रिटर्न्स की उम्मीद नहीं रखे, बट
स्टडी परफॉर्मेंस की हम उम्मीद कर रहे हैं और उसके कारण ये सेक्टर में हम लोग न्यूट्रल है यहाँ से। बट आई थिंक आईटी के अलावा डिजिटल अगर ब्रॉडर थीम देखे तो वहां पे काफी इंटरेस्टिंग चीज देखने को देख रहे हैं कि बिकॉज सभी सेक्टर में डिस्ट्रक्शन हो रहा है, राइट। वी आर सीइंग दैट वेदर फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर, कंज्यूमर सेक्टर, वहां पे डिजिटल डिस्ट्रप्टर्स आ रहे थे। अगर आईटी को अपन थोड़ा ब्रॉडर सेक्टर में देखते हैं, डिजिटल डिस्ट्रप्टर्स की थीम पे देखते हैं, देयर आर काफी नई कंपनीज यहाँ पे आ रही हैं जहाँ पे एक्साइटिंग ग्रोथ है और चैलेंजेस भी है, बट काफी न्यू जनरेशन जो कंपनीज है वो मार्केट में आ रही है, वहां पे हमें काफी अपॉर्चुनिटी दिख रही है। हालांकि सम ऑफ दीज कंपनीज माइट नॉट बी मेकिंग प्रॉफिट एट दिस पॉइंट इन टाइम, but longer term they could be big winners in this space. महेश, एक क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए मैं एक रिटेलर हूँ और मैं अपने मन को किसी तरह से समझा लेता हूँ कि ठीक है मैं 18,000 पे एक SIP शुरू करता हूँ, तो मेरी SIP या मेरा इन्वेस्टमेंट्स जो शुरू होगा वो किस तरह से शुरू हो, किस थेमेटिक अप्रोच की तरफ हो? मैं किसी अच्छे फंड को चुन लूँ, किसी अच्छे सेक्टर को चुन लूँ या किसी अच्छे ब्रैकेट को चुन लूँ? तो मेरी इन्वेस्टमेंट कैसे शुरू हो? SIP में करूँगा, बट किस चीज़ पे करूँगा SIP? ये बहुत अच्छा सवाल है बिकॉज आई थिंक इन्वेस्टर्स इक्विटी में तो इन्वेस्ट करते, बट कहाँ पे करना चाहिए? तो आई थिंक मार्केट को देखते हुए यहाँ से अभी काफी सेक्टर्स, वाइल हम लोग को लॉन्ग टर्म थीम्स के हिसाब से फ्यू सेक्टर्स विच वी लाइक बैंकिंग एंड फाइनेंशियल, रियल एस्टेट सेक्टर है, कैपिटल गुड सेक्टर, बट काफी हद तक मार्केट डिस्काउंट कर रहा है काफी चीजों को यहाँ से। और ऐसा भी नहीं लग रहा है कि मार्केट फ्यू पॉकेट्स जहाँ पे ग्रेट वैल्यू है, काफी हद तक वो वैल्यू ऊपर उभर के आई है। तो यहाँ से आई थिंक द बेस्ट अप्रोच फॉर एनी इन्वेस्टर, ओके, जो इन्वेस्ट कर चाहे इक्विटी में, यू शुड इन्वेस्ट इन अ डाइवर्सिफाइड मल्टी कैप फंड। क्योंकि हमें लग रहा है कि लार्ज कैप स्टॉक्स या मिड कैप स्टॉक्स या स्मॉल कैप स्टॉक्स सब में अपॉर्चुनिटी है, किसी में ऐसा नहीं लग रहा है कि एक मेजर अंडर वैल्यूएशन है। ओके, देयर इज अ फेयर वैल्यूएशन अक्रॉस ऑल दी मार्केट कैपिटलाइजेशन, इसलिए मल्टी कैप फंड में या फ्लेक्सी कैप फंड में आपको मेजर कोर ऑफ द पोर्टफोलियो होना चाहिए और एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होना चाहिए। बिकॉज काफी सेक्टर, ऐसा नहीं कि एक दो सेक्टर के ऊपर के दम के ऊपर ही मार्केट खड़ा है, राइट। देयर आर मेनी सेक्टर्स जहाँ पे आउटलुक इज इंप्रूविंग। सो डाइवर्सिफाइड अप्रोच रहेगा तो उसके कारण आपकी जो रिस्क है वो भी कम हो जाएगी। यहाँ से भी मार्केट में ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए। आई वुड नॉट एडवाइज टेकिंग अ वेरी एग्रेसिव कॉल इधर ऑन अ मार्केट और ऑन अ पर्टिकुलर फंड थेमैटिक्स में। तो डाइवर्सिफाइड फंड, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप फंड शुड बी दी core fund at this point in time to invest into the market. महेश, कॉर्पोरेट अर्निंग्स की बात करें तो इस तरह का एक डाइवर्सिफाइड मल्टी कैप फंड, जिस हिसाब से फंडामेंटल्स इस समय मार्केट के हैं, आपको लगता है क्या कि इसमें पोटेंशियल है 18 से 20% का अर्निंग्स ग्रोथ, कॉर्पोरेट अर्निंग्स ग्रोथ रह सकता है नेक्स्ट 4 से 5 साल में? So 18 से 20% का growth I think will be a bit difficult. Okay, we've not seen that kind of, because this year itself, right, base जो है FY22 में earnings growth निफ्टी की जो दिख रही है वो around 35% है. So वो base के ऊपर I think one should expect, I think the earnings growth to be somewhere around I think 13 to 15% earnings growth is what would be एक realistic growth हमें दिख रही है जो corporate, which will be a very good growth. हमने देखा है कि लास्ट 5-6 साल में अर्निंग्स ग्रोथ हैज बीन इन सिंगल डिजिट। तो उसके मुकाबले और क्या है कि वाइल इंडिया में ग्रोथ आ रही, बट वो जो 18-20% अर्निंग ग्रोथ आने के लिए योर जीडीपी ग्रोथ हैज टू गो टू अराउंड 8 to 9%। वो अभी तक नहीं दिख रहा है बिकॉज ग्लोबल ग्रोथ भी ऐसी नहीं दिख रही कि इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, राइट। चाइना में जैसे देख रहे हैं कि स्लो डाउन स्लाइटली, इट्स गोइंग डाउन। यूएस आल्सो दिस ईयर इज स्ट्रॉन्ग बट प्रॉब्ली स्लो डाउन। सो इन दिस बैकड्रॉप I think around 13 to 15% kind of a growth, earnings growth for the next 2-3 years. I think it's a very reasonable expectation to look at, and that's a good growth which will continue to drive the markets higher from there. करेक्ट। साथ ही आपसे महेश एक और चीज़ जानना चाहेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं बड़े रीजंस है, कैपेक्स रिवाइवल, इकोनॉमी ओपनिंग अप,
और हम ये रिफ्लेक्शन ऑन ग्राउंड, दिस इज़ फॉर रियल, आप ऑन ग्राउंड आप ये रिफ्लेक्शन भी देख पा रहे हैं जिस तरह से ऑल इंडिया ट्रेड एसोसिएशन के साइड की तरफ से जो फिगर्स भी आए कि दिवाली पर जिस तरह की कंजम्पशन और जिस तरह की सेल्स देखने को मिली है वो एक रिकॉर्ड लेवल पर है। आपके पोर्टफोलियो जितने भी फंड्स हैं वहाँ पर हम देख रहे हैं कि कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्टॉक्स की वेटेज थोड़ी कम है, क्या यहाँ आप वेटेज बढ़ाएंगे और कौन कौन से स्टॉक्स आपको पसंद आते हैं? So actually we have been more positive on consumer discretionary sector. एक long term theme दिख रही है इंडिया में, because especially जो low ticket consumer discretionary पे जैसे retail हो गए, consumer durable sector हो गया, because इंडिया में is at a inflection point where जो per capita GDP है इंडिया का, right, वो 3000 के ऊपर अभी जा रहा है। और हमने देखा कि जब भी वो क्रॉस करता है, जैसे चाइना में देखा था अराउंड 12 years back, तभी डिमांड फॉर लॉट ऑफ दीज डिस्क्रिशनरी आइटम्स स्टार्ट्स टू गो अप और इंडिया में पेनिट्रेशन लेवल भी कम है। तो ये एक लॉन्ग टर्म स्टोरी है, आई मीन नॉट फॉर नेक्स्ट 2-3 years। और यहाँ पे काफी अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी है, तो मूव फ्रॉम अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज भी एक बड़ी थीम चल रही है। तो या आई मीन एक कोविड की वजह से ये सेक्टर में इम्पैक्ट जरूर हुआ था, बट अभी दैट इज ऑल्सो नाउ कमिंग बैक। सो लॉन्ग टर्म के लिए क्लियरली कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्मॉल टिकट लो टिकट आइटम जो है, राइट, वहां पे हमें अच्छी लॉन्ग टर्म ग्रोथ दिख रही है और ये सेक्टर हमें काफी अच्छा लग रहा है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ से। एक सेक्युलर ग्रोथ की वजह से इंडिया में नेक्स्ट डेकेड के लिए आई थिंक द डिमांड फॉर सम ऑफ दीज आइटम्स विल कंटिन्यू टू रिमेन वेरी स्ट्रांग। उसके अलावा भी रिकवरी प्लेस जैसे कोविड के बाद रिटेल में काफी अच्छी काइंड ऑफ रिकवरी दिख रही है। एंटरटेनमेंट, राइट, एंटरटेनमेंट एंड ट्रैवल, which is sector which was badly impacted of COVID. I think we see a big revival of that coming next year, next calendar year. I think लोगों को अभी बाहर कोविड की जो फियर थी वो अभी वैक्सीनेशन इज नाउ एट अ रिकॉर्ड लेवल। सो वो एक सेक्टर है जहाँ पे पीपल विल स्टार्ट स्पेंडिंग ऑन एंटरटेनमेंट और लीजर, एंड दैट कैन बी अ वेरी गुड स्ट्रॉन्ग ग्रोथ सेक्टर्स कमिंग अप इन द नेक्स्ट ईयर। महेश, ये सरकारी कंपनीज पर आपका व्यू पॉइंट क्या है? क्योंकि अब तो गवर्नमेंट ने एक विनिवेश की प्रोसेस भी बहुत अच्छे से स्पीडअप की है। आप एयर इंडिया वाला मैटर भी देखो, जो कई साल से नहीं हो रहा था सॉल्व, वो भी गवर्नमेंट ने आखिरकार कर दिया। इसको लेकर आप बुलिश हैं क्या अभी आप सरकारी कंपनीज को लेकर, जहाँ पे डिसइन्वेस्टमेंट का बज है? हाँ, सरकारी कंपनीज अभी भी एक्चुअली एक सेगमेंट है जहाँ पे अभी भी कंपनीज एक तो वैल्यूएशन जो है ब्रॉडर मार्केट के मुकाबले अभी काफी अट्रैक्टिव है, यहाँ पे अभी भी वैल्यू है। एक ऐसा सेगमेंट है, तो वहां पे कंपनीज और काफी सरकारी कंपनीज आर लिंक्ड टू द कोर ऑफ द इकोनॉमी, अपने देखा है, राइट, जैसे ऑयल एंड गैस सेक्टर हो गया या पावर सेक्टर हो गया, मेटल्स। सो जैसे डोमेस्टिक इकोनॉमी रिकवर कर रही है, ये कंपनीज की ग्रोथ भी इंप्रूव होगी, हालांकि दे विल नॉट बी अ वेरी हाई ग्रोथ सेक्टर। तो एक सपोर्ट, अर्निंग सपोर्ट रहेगा वहां पे। और या अगर गवर्नमेंट का रुझाव देखा जाए तो पहले जैसे PSU ETFs वगैरह जैसे आ रहे थे मार्केट, वो भी नहीं आ रहे। कंपनीज, द गवर्नमेंट इज लुकिंग एट मोनेटाइजिंग इट थ्रू मोर स्ट्रेटेजिक सेल, राइट, इन अ वेरी मेथोडिकल मैनर। इसी कारण वो सप्लाई था PSU स्टॉक्स का, वो थोड़ा कम हो गया है। दैट इज ऑल्सो गुड फॉर द PSU कंपनी। एंड काफी कंपनीज अभी डिविडेंड पे आउट भी अच्छी कर रही है। गवर्नमेंट ने मैंडेट भी किया है कि 30% पे आउट मिनिमम होना चाहिए। सो डिविडेंड यील्ड भी काफी कंपनीज में अच्छी है। सो ये सब देखते हुए अभी ये ओवरऑल PSU पैक बाय एंड लार्ज स्टिल लुक्स फेयरली अट्रैक्टिव। वहां पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी जैसे बात करते हैं, क्योंकि मार्केट अभी इतने ऊंचे लेवल पे है तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी काफी कम है काफी स्टॉक्स में, बट ये सेक्टर में PSU ओवरऑल बास्केट में मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज गुड। सो इट लुक्स गुड। आई मीन यहाँ ओनली थिंग इज कि यहाँ सेक्टर में आपको ज्यादा हाई ग्रोथ नहीं मिलेगी, स्टेडी रहेंगे, डिविडेंड यील्ड आपको अच्छी मिलेगी, और एंड गवर्नमेंट जैसे जैसे मोनेटाइज करेगा और कहाँ पे स्ट्रेटेजिक सेल हो तो वहाँ पे वैल्यू अनलॉकिंग हो सकती है। तो बार्ड इवन PSU बैंक्स आल्सो आफ्टर लॉन्ग टाइम आर लुकिंग गुड, बिकॉज जैसे मैंने बात की कि जो क्रेडिट कॉस्ट है वो अभी काफी जोर से नीचे आ रही है और NPA साइकिल पीक आउट हुआ है, और उसका बेनिफिट PSU बैंक्स को भी मिलेगा। राइट। महेश, एक खबर जो आई है, गवर्नमेंट ने L1 बिडर होने का जो एक क्राइटेरिया है, एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया बड़े लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए, लोएस्ट कॉस्ट बिडर वाज द बिगेस्ट क्राइटेरिया, उसको चेंज कर दिया है और टेक्निकल सुपीरियॉरिटी और दूसरे अदर फैक्टर्स के सुपीरियॉरिटी को भी ज़्यादा वेट देने का डिसीजन लिया है, जिससे
लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी जैसे कि L&T और मिस्टर नाइक की कुछ कमेंट्री भी आई उसके ऊपर, काफ़ी वेलकम किया है। दूसरे देशों में देखा जाता है कि लोएस्ट कॉस्ट बिडर इज़ नॉट द ओनली क्राइटेरिया फॉर विनिंग लार्ज प्रोजेक्ट्स। इंफ्रास्ट्रक्चर पे आपकी क्या फोकस है अमंग योर बिग फंड्स, और ये जो चेंजेस लाए इस पे आपकी क्या राय है? तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में गवर्नमेंट को तो पहले से ही फोकस रहा है, रोड सेक्टर में, इन दी मेट्रो और ट्रांसपोर्टेशन। सो बट एक चैलेंज जो ये सेक्टर में हमेशा रही है वो इज दी फंडिंग, राइट? बिकॉज डिमांड तो काफी है, राइट? देयर इज अ लॉट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर व्हिच इंडिया नीड्स टू बिल्ड, बट इसके लिए फंडिंग कहाँ से होगी? और गवर्नमेंट की जो फिस्कल सिचुएशन है वो अभी भी काफी टाइट है। सो गवर्नमेंट इज लुकिंग एट वेरियस एवेन्यूज टू ट्राई टू मोनेटाइज एसेट्स। उसमें जो इन्वेस्ट आई थी वहां से गवर्नमेंट ने मोनेटाइज करना चालू किया, तो थिंग्स आर नाउ स्लोली स्टार्टिंग टू इम्प्रूव ओवर देयर। सो इस सेक्टर में आई मीन लॉन्ग टर्म अच्छी डिमांड और ग्रोथ दिख रही है हमें, ओके? और आगे जाके भी ठीक रहेंगे इसमें। और जो नए जो नॉर्म्स निकाले हैं L1 बिडर की, उसका बेनिफिट लार्जर कंपनीज को मिलेगा, जो एस्टैब्लिश लार्ज कंपनीज हैं, ओके? जहाँ पे काफी लॉन्ग टर्म टेक्निकल क्वालिफिकेशन, लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड है, तो वहाँ उनको ज्यादा बेनिफिट होगा। तो इसके कारण कंसोलिडेशन काफी अच्छा होगा, राइट? बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में काफी छोटे छोटे लोकल प्लेयर्स रहते हैं जो अग्रेसिवली बिड करते हैं, उसके कारण मार्जिन्स में प्रेशर आ सकता है। बट एज पर द न्यूअर रूल्स, ओके, इसके कारण ये सेक्टर में भी अपने को वी विल आल्सो बी एबल टू सी लॉट ऑफ कंसोलिडेशन हैपनिंग। सो लार्ज बिग कंपनीज, जो लिस्टेड कंपनीज हैं, उनको ज्यादा इससे बेनिफिट होगा। बट अगेन द की चैलेंज फॉर द सेक्टर विल ऑलवेज रिमेन द फाइनेंसिंग पार्ट ऑफ इट, and that's an area where I think a lot of pension funds and other long term investors जो है वो government is trying to get them, okay, into India, and if that picks up, I think this sector can see an improvement going forward. Again, power is one large sector in infrastructure, right? वहाँ पे from thermal power we are seeing a lot of movement towards renewables, जो wind है और solar power के लिए है. So companies which are now catering to that, और जो infrastructure companies renewables में ज़्यादा focus कर रही हैं, वहाँ पे उनको ज़्यादा ग्रोथ दिखेंगे। हालांकि जो ट्रेडिशनल कोल बेस्ड पावर प्रोजेक्ट्स थे वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स अभी भी ज़्यादा नहीं होगी गोइंग फॉरवर्ड। ऑलराइट महेश, हम आपको जाने देंगे, आपका दिन अच्छा हो, और आज ET Now स्वदेश पे हमारे साथ मार्केट की बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।